आज का पहला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार निम्नलिखित में से किन के तक विस्तारित हैं। मतलब कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार किन किन को मिले हुए हैं। ऑप्शन है राज्यपाल, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य या फिर राज्य का महाधिवक्ता। तो ऑप्शन इसका है 1 2 5 3 4 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 2 3 4 और 5, सॉरी 2 3 4 5। ठीक है, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और राज्य के महाधिवक्ता। राज्यपाल इसमें जो है वो शामिल नहीं है। राज्य विधायिका के विशेषाधिकारों का तात्पर्य जो है वो ऐसे विशेषाधिकारों और अनुमतियों छूट से है कि जिनका प्रयोग राज्य विधानमंडल के सदन और उनकी समितियां उनके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये विशेषाधिकार सदन की गरिमा और मर्यादा के बनाए रखने के लिए किया जाता है और इन विशेषाधिकारों के बिना सदन अपने सदस्यों के कार्यों की स्वतंत्रता प्रभावशीलता को सुरक्षित नहीं रख सकते। संविधान के द्वारा ये विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए गए हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल के किसी सदन और उसके किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। इन व्यक्तियों में राज्य के मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य विधानमंडल की समिति के दोनों सदस्य और दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी शामिल है। ये विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वह राज्यसभा के सभापति द्वारा चयनित एवं नियुक्त किया जाता है और दूसरा है वह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ होता है। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, ना तो एक और ना ही दो, दोनों कथन जो है गलत है, क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति जो है वो राज्यसभा से ही चुना जाता है। जब भी उपसभापति का पद रिक्त होता है तो राज्यसभा रिक्त पद को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। ठीक है, और उपसभापति जो है 3 दशाओं में ही अपना पद रिक्त कर देता है। पहला, यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, यदि वह सभापति को अपना लिखित त्यागपत्र दे देता है, या फिर राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे हटा दिया जाए और हटाने का संकल्प जो है वो 14 दिन की पूर्व सूचना पर ही लाया जा सकता है। और जब सभापति का पद रिक्त होता है तब उपसभापति ही सभापति के कार्यों का निर्वहन करता है। वह तब भी सभापति के रूप में कार्य करता है जब सभापति सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है। दोनों ही दशाओं में उसके पास सभापति की सभी शक्तियां होती हैं। उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। सभापति की तरह उपसभापति भी सदन की अध्यक्षता करते समय पहली बार मतदान नहीं कर सकता, वह केवल मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। और जब उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, लेकिन वह सदन में उपस्थित रह सकता है। और जब सभापति सदन की अध्यक्षता करता है तब उपसभापति सदन के किसी अन्य सामान्य सदस्य की तरह बर्ताव करता है या उपस्थित होता है। वह सदन में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, सदन के समक्ष किसी भी प्रश्न पर मतदान कर सकता है। सभापति की तरह उपसभापति भी नियमित वेतन और भत्ते का अधिकारी होता है। ये संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उनके वेतन और भत्ते जो हैं भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न है कि ईशानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह इलेक्ट्रॉनिक विपणन स्थान है जहां पर जल कृषकों और निर्यातकों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है और इस मंच का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है
जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, इस मंच का संचालन को शुभारंभ जो है कृषि मंत्रालय नहीं बल्कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया है, और यह जल और कृषकों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने का एक विपणन स्थल है। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है और दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि परसीमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब परसीमन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि यह संसद द्वारा अधिनियमित परसीमन अधिनियम के तहत गठित एक स्थायी निकाय है और परसीमन लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन पर लागू होगा। तीसरा है इसके द्वारा जारी किए गए आदेश अंतिम होते हैं जिन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और चौथा है संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परसीमन 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, यही जो है सही नहीं है, क्योंकि परसीमन आयोग जो है स्थायी निकाय नहीं है। इससे पूर्व जो है 4 बार ही केवल परसीमन आयोग बना है। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1962 में, तीसरी बार 1972 में और चौथी बार 2002 में। ठीक है, गठित किया गया है, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। परसीमन आयोग ने ऐसे परसीमन के करने के तरीके के दिशा निर्देश के बारे में निर्धारित करने के प्रयास किया है। परसीमन आयोग के द्वारा जारी किए गए आदेश अंतिम होते हैं और उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, और वो संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परसीमन जो है वो 2001 की जनगणना के अनुसार है। इसलिए इसका डी विकल्प सही है, कि पहला कथन जो है गलत था, इसीलिए विकल्प के अनुसार ये ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संदर्भ में विचार करें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संदर्भ में विचार करना है। पहला है कि इसे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आवंटन, ठीक है, सीटों के आवंटन का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था और इसके वास्तविक संचालन के लिए प्रावधान जैसे संसद की सदस्यता, योग्यता और शर्तें शामिल हैं। तो इनमें कौन से कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों में। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। ठीक है, पहला कथन जो है गलत है, दूसरा कथन जो है सही है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और 170, 81 में लोकसभा और 170 में विधानसभा की अधिकतम संख्या के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, जिसमें साथ में कुछ सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है कि जिसके आधार पर लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आवंटन किया जाता है। ऐसी सीटों का वास्तविक आवंटन विधि के द्वारा उपबल पर छोड़ दिया गया है। इसलिए लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं की सीटों का आवंटन के लिए प्रावधान जो हुए हैं उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में अधिनियमित किया गया है। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है और दूसरा कथन जो है वो सही है। ठीक है, गलत इसलिए है क्योंकि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा और राज्यों की विधान परिषद, इन तीनों के बारे में प्रावधान किए गए हैं और इसमें केवल लोकसभा विधानसभा का केवल वर्णन है, इसलिए पहला कथन गलत है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।